मेरे परम साथियों, मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज विद संतलाल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ नॉन एज संतलाल, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज फिजियोलॉजी का एक अपने स्वयं पर यानी मनुष्य के हार्ट यानी हृदय की ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ने जा रहे हैं। यानी हृदय किस प्रकार से क्रिया करता है और उसकी किस प्रकार से तरंगों की वेव्स को, इलेक्ट्रिकल वेव्स को पिकअप करके अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट द्वारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पेपर कागज के ऊपर सामान्य ईसीजी, नॉर्मल कंडीशन में पाए जाने वाले ईसीजी का अभिलेख या रिकॉर्ड कैसे करते हैं। और उसके पश्चात आएगा डिसऑर्डर या अबनॉर्मलिटीज ऑफ हार्ट फंक्शनिंग, सभी के लिए उपयोगी, चाहे वो फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी, नीट वालों के भी लिए, और कोई पीएससी की जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। प्रिय साथियों, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट physiological events associated with various phases of ECG of human heart। मनुष्य के हृदय में चलने वाली अनेक फिजियोलॉजिकल घटनाएं जो कि ईसीजी के साथ में विभिन्न प्रावस्थाओं के रूप में जुड़ी हुई होती हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ कुछ बिंदु टिपिकल आएंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। स्टार्ट द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स यानी विद्युतीय घटनाएं जो अकरिंग ड्यूरिंग द इनिशिएशन एंड स्प्रेड ऑफ द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल कैन बी स्टडीड बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो विद्युतीय घटनाएं घटित होती हैं किस पर? कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के द्वारा। हार्ट में ये इलेक्ट्रिकल इवेंट्स की शुरुआत होती है और हार्ट पूरे में फैल जाती हैं, उनका अध्ययन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है कि हार्ट को एक्सपोज नहीं किया जाता, सर्जिकल यानी सर्जरी नहीं की जाती, शल्य चिकित्सा नहीं की जाती। बाहर से इलेक्ट्रोड शरीर के ऊपर रोपित करके ये ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जा सकती है। अब यहाँ नाम आया कार्डियक एक्शन पोटेंशियल्स, हृदय क्रियात्मक विभव। ये क्या है? इट इज ए ब्रीफ चेंज इन वोल्टेज। ये थोड़ा वोल्टेज में परिवर्तन है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द हार्ट, सेल मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट सेल्स। हृदय में जो पाई जाने वाली जो कोशिकाएं जो होती हैं, वैसे शरीर में पाई जाने वाली जितने भी प्रकार की सेल्स होती हैं वो विश्रामावस्था में, रेस्टिंग स्टेज में बाहर की तरफ धनात्मक रूप से आवेशित होती हैं और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो ऋणात्मक रूप से आवेशित होती है। दिस इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड आयन्स या एटम्स। ये जो वोल्टेज में जो परिवर्तन आ रहा है, चेंज इन वोल्टेज,
वो किसके कारण से आ रहा है? मूवमेंट ऑफ चार्ज आयंस एंड एटम बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन कहलाते हैं कॉल्ड आयन चैनल्स। उनको कहते हैं आयन चैनल्स। आयन चैनल्स के द्वारा इनर मेम्ब्रेन से ऋणात्मक आयंस या कोई एटम होता है तो बाहर की तरफ जाता है, और बाहर की तरफ कैटायंस जो होते हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं। इनको आयन चैनल्स कहते हैं। तो आयन चैनल्स के द्वारा ये कार्डियक एक्शन पोटेंशियल्स की परिभाषा बताई है मैंने। इनसाइड अंदर की तरफ कैटायन जाते हैं और अंदर से बाहर की तरफ एनायंस जाते हैं। कैन बी स्टडीड बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विदाउट एक्सपोजिंग द हार्ट। हार्ट को एक्सपोज खोला नहीं जाता है। द टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यूटिलाइजेज सरफेस इलेक्ट्रोड्स। द टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जो तकनीकी है उसमें क्या उपयोग में ला जाते हैं? सरफेस शरीर के ऊपर इलेक्ट्रोड्स रोपित किए जाते हैं टू पिकअप द इलेक्ट्रिक वेव। इलेक्ट्रिक वेव्स को पकड़ने के लिए दैट पास ओवर द हार्ट ड्यूरिंग एक्टिविटी, जो हृदय की सक्रियता के समय हृदय के ऊपर, हृदय के अंदर बाहर जो गुजरती हैं उन तरंगों को पिकअप करने का कार्य करते हैं ये इलेक्ट्रोड्स। द रिकॉर्ड ऑफ सच इलेक्ट्रिकल वेव्स इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। जो रिकॉर्ड किया जाता है, जिस कागज पे या पेपर पे इस इलेक्ट्रिकल वेव्स का, विद्युतीय तरंगों का जो अभिलेख लिया जाता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो कागज को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे, एंड द इंस्ट्रूमेंट बाय विच सच रिकॉर्डिंग इज मेड, जो उपकरण काम में ले जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहां थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में अपन उलझ जाते हैं। जो उपकरण इसके रिकॉर्डिंग में अभिलेखबद्ध घटनाओं के लिए जो काम में लिया जाता है, विद्युत इलेक्ट्रिकल वेव्स के लिए, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। अब चलते हैं इवेंट्स ड्यूरिंग ए हार्ट बीट। एक बार हृदय का स्पंदन होता है, हार्ट बीट होती है, हृदय में धड़कन होती है, तो कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग ए हार्ट बीट टेक्स प्लेस एज फॉलोज। हृदय की धड़कन के समय क्रमबद्ध तरीके से जो घटनाएं घटित होती हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले साइनो ऑरिकुलर नोड स्टिमुलेट, एसए नोड भी कहते हैं, पेसमेकर भी कहते हैं, और ये इसका और नाम है साइनो एट्रियल नोड भी है या एसए नोड भी है। ये इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ये कार्डियक सेल्स का बना हुआ है, लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, जो दाएं आलिंद की भित्ति पर उपस्थित होता है। एस ए नोड सबसे पहले स्टिमुलेट होता है। इसको कंट्रोल रूम यानी नियंत्रण कक्ष हृदय का कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साइनो ऑरिकुलर नोड स्टिमुलेट यानी उद्दीपित होता है, और साइनो ऑरिकुलर नोड जब उद्दीपित होगा तो सार्कोलेमा ऑफ ऑरिकुलर कार्डियक मसल्स डीपोलराइजेज, यानी ऑरिकुलर कार्डियक आलिंद के अंदर हृदय की जो पेशियां होती हैं उनके चारों तरफ पाए जाने वाली
पेशियों के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं। यहाँ इनमें डिपोलराइजेशन होगा। डिपोलराइजेशन का मतलब है कि आवेशों का डिस्टर्बेंस, यानी आयंस, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो अंदर से बाहर से अंदर आते हैं और एनायंस होते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। तो इसको अपन डीपोलराइजेशन बोलते हैं। डीपोलराइजेशन होता है इस समय ऑरिकल्स या आलिंद जो होते हैं, दो आलिंद और दो नीले होंगे, तो ऑरिकल्स या एट्रियम में संकुचन होते हैं, संकुचन होता है। उसके पश्चात ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड स्टिमुलेट, ए वी नोड कहते हैं, वो उद्दीपित होता है। और ए वी जो नोड है ये, इसको भी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी कहा जाता है। और ये सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती है हार्ट में। और कहाँ पाई जाती है? लोकेटेड इन द कोच ट्रायंगल। ये एक कोच ट्रायंगल में, त्रिकोण में होगी। उस ट्रायंगल को कोच ट्रायंगल कहते हैं। नियर द कॉर्नरी साइनस ऑन द इंटरएट्रियल सेप्टम। दोनों जो ओरिकल या एट्रियम जो होते हैं उनके पट में बीच में जो सेप्टम बनता है वहाँ स्थित होते हैं। और वहाँ आगे चित्र में बताऊंगा त्रिकोण जो बन रहा है वहाँ ये ए वी नोड या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो छोटी संरचना जो हृदय में पाई जाती है वो पाई जाती है। और इसके अंदर हृदय के इस ए वी नोड जो स्ट्रक्चर है उसमें ब्लड की सप्लाई कोरोनरी आर्टरी के द्वारा होती है। और कौन सी कोरोनरी आर्टरी? राइट कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट, जब ए वी नोड उद्दीपित हो जाता है तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन passes थ्रू बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर्स टू दी वेंट्रिकुलर मसल्स। अब नीलेयों के जो पेशियां होती हैं या वेंट्रिकल्स की जो पेशियां होती हैं उनके पास में ये तरंगे आती हैं और उनमें संकुचन पैदा करती हैं। किसके द्वारा? बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर्स। अब बंडल ऑफ हिज एक कलेक्शन है हार्ट मसल्स का या हार्ट मसल सेल का, और स्पेशलाइज्ड होती हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए। और वो ट्रांसमिट क्या करती हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज को, विद्युत आवेगों को, फ्रॉम एवी नोड टू द पॉइंट ऑफ द अपेक्स ऑफ द फेसिकुलर ब्रांचेज। फेसिकुलर ब्रांचेज का मतलब बंडल ऑफ हिज। और फैल किस में जाती है? दोनों नीलेयों के अंदर फैलती किसके द्वारा है? परकिंजे फाइबर्स के द्वारा या वाया बंडल ऑफ फाइबर्स। आगे डायग्राम में आएगा। अब क्या हो रहा है? वेंट्रिकल जब या नीले जब संकुचित होते हैं तो इनके अंदर जो ब्लड भरा हुआ होता है, ब्लड फिल्ड इन द वेंट्रिकल्स लीव थ्रो द आर्केज, यानी जो ब्लड भरा हुआ होता है वो असेंडिंग, शरीर के अग्र भागों में असेंडिंग आर्क होता है, डिसेंडिंग लोअर पार्ट्स के अंदर डिसेंडिंग आर्क होता है। और पूरी बॉडी को जो ब्लड सप्लाई करती है उसको अपन आवर्टा कहते हैं, एओर्टा। तो वेंट्रिकल जो है वो यहाँ ब्लड फील्ड जो है वो वेंट्रिकल इजेक्शन होगा, यानी वेंट्रिकल या नीलेयों के अंदर भरा हुआ रक्त बाहर निकलता है। सार्कोलेमा, नेक्स्ट क्या होगा? सार्कोलेमा ऑफ वेंट्रिकुलर कार्डियक मसल्स रीपोलराइजेस। अब जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं, जो दोनों नीले जो होते हैं, उनके हृदय के पेशियों में, पेशियों के चारों तरफ पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन सार्कोलेमा जो होती है वो क्या हो जाती है? रीपोलराइज, सामान्य अवस्था में आ जाती है।
रेस्टिंग स्टेज में आ जाती है, यानी वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो फैल जाते हैं, संकुचन के बाद में फैल जाते हैं। अब रेस्ट आएगा, बीच में टाइम ऑफ रेस्ट, और उसके पश्चात सेकंड हार्ट बीट प्रारंभ हो जाएगी। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं यहाँ डायग्राम में, देखिए आप, ये देखिए, ये हार्ट का और ऐसे नोड का, एवी नोड का, ऑरिकल, वेंट्रिकल सब की पोजीशन दिखाई है। बंडल ऑफ हिज भी दिखाया, परकिंजे फाइबर्स दिखाया है। ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम। ऑरिकल को एट्रियम भी बोलते हैं। दायां आलिंद, बायां आलिंद, और दाएं आलिंद के दीवार पर ये देखिए एक साइनो ऑरिकुलर नोड या एस ए नोड या पेसमेकर उपस्थित होता है। सबसे पहले इसमें एक्टिवेशन होगा, स्टिमुलेशन होगा, तब ही ये पूरे के पूरे कार्डियक मसल्स उत्तेजित होती हैं। सबसे पहले ये कंट्रोल रूम है इसका। अब उसके पश्चात ये आलिंद के नीचे दो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाया है। इसमें ये साइनो वेंट्रिकुलर वाल्व है, इधर वाला मिट्रल वाल्व है, यानी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व लेफ्ट साइड का जो होता है उसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। अब ये देखिए आप, यहाँ ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड ए वी नोड है। ये दोनों जो आलिंद होते हैं उनके बीच में पाए जाने वाले सेप्टम या पट पर उपस्थित है। और ट्रायंगल कैसे बन रहा है, एक बाएं तरफ लेंगे तो यूं, दाएं तरफ लेंगे तो यूं, एक प्रकार का क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ऊपर की तरफ लेंगे तो यूं, एक यूं, और एक ये सीधी रेखा, ये त्रिकोण बन रहा है। अब इससे क्या निकलता है, ये बंडल ऑफ हिज निकलता है, जो आलिंद की पूरी निचले हिस्से तक फैला हुआ होता है। बंडल ऑफ हिज, ये जो कार्डियक मसल सेल्स होती हैं उनका ग्रुप होता है, और इससे दोनों वेंट्रिकल्स की दीवारों में संकुचन को ले जाने के लिए छोटे छोटे फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसको परकिंजे ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। इनको परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। ये हुई संरचना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम शो ऑल दीज इवेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेरियस वेव्स। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर चलने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको विभिन्न प्रकार की तरंगों के द्वारा, वेव्स के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, और उनकी सीक्वेंस ऑफ वेव रिकॉर्डेड फ्रॉम ए ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय के अंदर जो तरंगों का अभिलेख का क्रमबद्ध तरीका जो है वो निम्नलिखित प्रकार से होगा, जिसके अंदर क्या क्या सम्मिलित होंगे। पी वेव होगी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा, टी वेव होगी, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज, जिनका विवरण मैं नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इधर आ जाइए। पी वेव पहली आएगी, पी वेव। इट रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन। पी वेव का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की परिभाषा अभी बताई है कि आयनों का प्रवाह है, बाहर अंदर से बाहर, यानी ऋणात्मक आयन जो अंदर होते हैं वो बाहर, और बाहर कैटायंस होते हैं वो अंदर की तरफ प्रवेश कर जाते हैं। तो इसके कारण से आलिंद संकुचय होता है।
ये दिखाई है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन ईसीजी। राइट साइड में आइए आप, यहाँ schematic representation of human ECG showing the P, QRS and T wave and various important intervals। ये P वेव है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऊपर की तरफ उठा और उसके बाद में नीचे की ओर झुकती है तो उसको Q वेव कहते हैं। और नेगेटिव सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव वेव होती है। इनके पी, इसके बाद में ये पॉजिटिव वेव होती है जो लंबी होगी, ऊपर उठी हुई होगी, जिसको आर वेव कहते हैं। तो ये पी से लेकर के आर तक पी आर इंटरवल होगा या पी आर इंटरवल होगा। अब पी आर इंटरवल देखते हैं, इसमें क्या होता है। इट रिप्रेजेंट्स ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर डिले टाइम। आलिंद और नीले के अंदर विलंब का समय है ये, या एवी डिले टाइम है। क्या पी आर, ये नीचे प्रदर्शित किया है पी आर, ये देखिए पी आर, क्योंकि ये यहाँ से आर प्रारंभ हो जाती है, जो नीचे दिखाई है ये आर, ये ऊपर जा रही है, ये आर है, जैसे यहाँ आर लिखा हुआ है। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर डिले टाइम है, विलंब समय है। टाइम, the time it takes for the action potentials to pass from the auriculoventricular node। ये जो समय जो है, इनके अंदर कुछ समय लगता है एक्शन पोटेंशियल के लिए। एक्शन पोटेंशियल पहले परिभाषित कर दिया था कि एक सेल मेम्ब्रेन जो हट की सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, उनमें प्रोटीन, ये जो आयन चैनल्स होते हैं, उनमें आयनों का, या साथ में कुछ पुस्तकों में परमाणुओं का, एटम्स का प्रवाह भी दिखाया है। उनके होने में कुछ समय लगता है और वेंट्रिकल तक पहुंचने में कुछ गैप आता है, इसको इंटरवल या अंतराल कहते हैं। फ्रॉम ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड अराइजेज ए बंडल ऑफ फाइबर, जिसको बंडल ऑफ हिज कहते हैं। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड से क्या अराइज, उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति होती है? बंडल ऑफ फाइबर्स, जिसको बंडल ऑफ हिज कहते हैं। और वो बंडल ऑफ हिज ये दिखाया है ऊपर, बंडल ऑफ हिज, ये देखिए नीचे की तरफ आ रहा है। ये डिवाइड और रीडिवाइड होता है, विभाजित और पुनः विभाजित होता है इन द वेंट्रिकुलर वॉल टू फॉर्म स्मॉलर फाइबर्स। वेंट्रिकुलर वाल्व या नीलों की दीवारों में जाकर के डिवाइड और रीडिवाइड होकर के छोटे छोटे तंतुक बनाती है, स्मॉलर फाइबर्स बनाती है, जिनको परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। द पी आर इंटरवल या ओरिकुलो वेंट्रिकुलर डिले टाइम, पी आर इंटरवल या आलिंद नीले ओरिकुलो वेंट्रिकुलर जो डिले टाइम है, इज ड्यू टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स ओवर द बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर्स। ये किसके कारण से होता है कि ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर डिले टाइम किसके कारण से हो जाता है? कि जो ए वी नोड द्वारा जो इम्पल्सेज उत्पन्न होती हैं, वो बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर में जाने के लिए कुछ समय लेती हैं बिफोर इट स्प्रेड ओवर द वेंट्रिकुलर टिश्यू। वेंट्रिकुलर टिश्यू या पूरी नीलेयों के ऊतकों तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। द डिस्टल ब्रांचेज ऑफ द परकिंजे फाइबर्स आर ऑफ स्मॉल डायमीटर, यानी परकिंजे फाइबर्स की जो दूरस्थ शाखाएं जो होती हैं, उनका व्यास बहुत कम होता है। देयरफॉर, इसलिए
कंडक्ट इम्पल्सेज मोर स्लोली, यहाँ जो इम्पल्सेज आते हैं, आवेग जो आते हैं, वो बहुत धीमी गति से उनका संचरण होते हैं। देन दी फाइबर्स ऑफ बंडल ऑफ हिज के अंदर इन वेव्स का या इम्पल्सेज का, आवेगों का संचरण द्रुत गति से होता है। किसकी तुलना में? परकिंजे फाइबर्स की तुलना में, और लार्जर फाइबर ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स। बंडल ऑफ हिज को क्या बोल रहे हैं? लार्जर फाइबर्स ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स। हृदय की पेशियों में पाए जाने वाले बंडल ऑफ हिज के जो फाइबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं। किसकी तुलना में? परकिंजे फाइबर्स के डिस्टल एंड के तुलना में। फिर आ रहा है थर्ड, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये इसको मिलाकर के क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और इसके बीच में एक इंटरवल आएगा जिसको क्यू टी इंटरवल बोलते हैं। कुछ पुस्तकों में आर टी लिखा हुआ है, जबकि मैंने गोल्ड मेडलिस्ट मेरे स्टूडेंट से, थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट से पूरा डिस्कशन करने के पश्चात और गाइटन और सीसी चटर्जी की पुस्तक को साथ में ध्यान में रख करके इसको क्यू टी कर दिया। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या था? दिस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट बेसिकली स्प्रेड ऑफ एक्साइटेशन, यानी ये कॉम्प्लेक्स या एक समिश्र जो है क्यू आर एस वेव्स का, वो सामान्यतया आधारभूत रूप से स्प्रेड ऑफ एक्साइटेशन या वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो तरंगे संकुचन के बाद में जो तरंगे होती हैं वो वेंट्रिकल्स के ऊपर फैलती हैं, ओवर द वेंट्रिकल्स। द क्यू वेव एंड आर वेव, ये देखिए क्यू वेव नीचे की ओर है, आर वेव ऊपर की ओर है। क्यू वेव एंड आर वेव इंडिकेटिंग द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन occur at the time when the ventricles are contracting। क्यू वेव जो होती हैं और आर वेव जो होती हैं वो क्या इंडिकेट, क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं या नीले जो होते हैं उनमें डीपोलराइजेशन होता है, और डीपोलराइजेशन होता है तो उस समय वेंट्रिकल्स या दोनों नीले संकुचित होते हैं। द एस वेव, ये आगे एक एस वेव दिखाया है, ये देखिए एस वेव या डिफ्लेक्शन, नीचे की ओर झुकना, डिफ्लेक्शन। झुकाव रिप्रेजेंट्स, एस डिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिप्रेजेंट द लेट डिपोलराइजेशन ऑफ द कार्डियक सेल मासेज इन द बेस ऑफ द वेंट्रिकल्स। ये एस वेव जो होती है ये वो कार्डियक सेल मासेज या सेल्स जो एकदम वेंट्रिकल्स या नीलों के बेस पर, आधार पर स्थित होती हैं, वहाँ पे डीपोलराइजेशन होता है, बट बहुत बाद में होता है। लेट डीपोलराइजेशन कहते हैं, यानी द्रुत गति से नहीं होकर के बाद में देरी से होता है। द पॉइंट आर इन द वेव इज ऑफ द टॉलेस्ट एम्पलीट्यूड। आर जो है, ये देखिए आर जो है, इसका आयाम या परिमाण जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, एंड द फर्स्ट पॉजिटिव वेव होती है, और ये फर्स्ट पॉजिटिव वेव होती है। क्यू इज द फर्स्ट स्मॉल नेगेटिव वेव, ये पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ और ये नेगेटिव की। क्यू वेव जो है वो फर्स्ट स्मॉल नेगेटिव वेव है, छोटी सी ऋणात्मक तरंग है या एक रिकॉर्डिंग के समय नीचे की ओर झुकती हुई तरंग दिखाई देती है। एनी नेगेटिव आफ्टर
R wave is called S wave. Any negative after R, R के बाद में ये देखिए R है, R के बाद में जो नीचे की ओर नेगेटिव जो वेव आती है उसको S वेव कहते हैं। ये है S वेव। आर से पहले तो नेगेटिव वेव है उसको क्यू कहते हैं, और आर जो पॉजिटिव टॉलेस्ट सबसे बड़ी एम्पलीट्यूड परिमाण या आयाम वाली जो वेव है उसके बाद में जो नेगेटिव वेव होती है उसको अपन एस वेव कहते हैं। अब एस टी इंटरवल होगा, एस टी इंटरवल होगा, ये एस से लेकर के टी तक। ड्यूरिंग द एस टी पीरियड, ये देखिए एस है, ये एस है, और उसके बाद में वापिस टी, यहाँ तक टी है, तो ये एस टी इंटरवल जो क्या है, ड्यूरिंग द एस टी पीरियड वेंट्रिकुलर इजेक्शन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। एस टी पीरियड के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर या नीलों के अंदर भरा हुआ रक्त जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों या अंगों तक आर्केज, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्केज के द्वारा वेंट्रिकुलर ब्लड ग्लॉस टू वेरियस ऑर्गन थ्रू दी आर्केज। ये रुधिर जो है वो शरीर के विभिन्न भागों में चापों के द्वारा, अग्र चाप और पीछे का चाप जो होता है उसके द्वारा, चापों या आर्केज के द्वारा पहुंचता है। इसको एस टी इंटरवेल बोलते हैं या इंटरवल बोलते हैं। अब टी वेव आ रही है, यहां ये देखिए टी वेव दिखाई है। टी वेव क्या है? दिस वेव रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब वेंट्रिकुलर में वापिस विध्रुवण हो गया, यानी रेस्टिंग स्टेज में आ गया। प्रोमिनेंट प्रसिद्ध होती है इन यंग अडल्ट्स। प्रमुखतया किस में पाई जाती है? प्रोमिनेंट प्रभावी किस में होती है? यंग अडल्ट्स, जो जवान पुरुष होते हैं उनमें, और ओल्ड पीपल या वृद्ध जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर ये चपटी होती है, टी वेव। Abnormalities in T wave indicate myocardial disease। अगर टी वेव में कोई असामान्यता, एबनॉर्मलिटीज या असामान्यताएं आ जाएं, इसका मतलब है हृदय में पाए जाने वाली मायोकार्डियल जो टिश्यूज हैं वो या तो क्षत विक्षत हो गए या कोई न कोई डिजीज पैदा हो गई। इसको मायोकार्डियल डिजीज बोलते हैं, पेशी हृदय रोग। नेक्स्ट, टीपी इंटरवल पीछे दिखाया भी है। टीपी, इट इज द टाइम ऑफ हार्ट रिलैक्सेशन या डायस्टॉल। टीपी इंटरवल वापिस चलेंगे, क्यूटी और टीपी दिखाएंगे आपको। टीपी एंड क्यूटी, ये देखिए आप, टी और यहाँ तक ये पी वेव आ रही है, इसको टीपी, और ये है क्यू टी, क्यू और टी के बीच में पाए जाने वाला इंटरवल, ये है टी पी, टी से लेकर के पी तक। टीपी इंटरवल में क्या हो रहा है? इट इज द टाइम ऑफ हार्ट रिलैक्सेशन या डायस्टॉल। इसके समय हृदय के अंदर शिथिलन होता है या हृदय विश्रामावस्था में जाता है, हृदय फैल जाता है। दिस इज द शॉर्ट रेस्टिंग पीरियड, छोटी है, छोटा विश्रामावस्था का समय है। आफ्टर विच अगेन ऑरिकल्स बिकम डिपोलराइज, जिसके पश्चात वापिस ऑरिकल्स या आलिन जो होते हैं उनमें डीपोलराइजेशन प्रारंभ हो जाएगा, यानी पी वेव स्टार्ट्स।
अब पी वेव स्टार्ट हो जाएगी। पी वेव स्टार्ट होते ही आपको पता है ऑरिकल्स होते हैं वो डीपोलराइज हो जाते हैं। सबसे पहले पी वेव लिए इसी प्रकार से, यानी पी वेव स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब आलिंद में संकुचन प्रारंभ हो जाएगा। क्यू टी इंटरवल, इट इज द पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एक्टिविटी। ये क्या करता है, नीलियों के विद्युतीय और मैकेनिकल एक्टिविटी सक्रियता का अंतराल है। इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स ऑफ क्यू आर एस एंड टी वेव्स। इनके अंदर क्यू आर एस और टी वेव सभी आएगी क्यू टी इंटरवल के अंदर। क्यू नीचे की ओर थी, आर ऊपर की तरफ जी, एस नीचे की तरफ नेगेटिव सेकंड नेगेटिव वेव थी, और टी वेव आगे। इन अदर वर्ड्स it is the combined effect shown by Q, R, S and T waves। दूसरे अन्य शब्दों में, दूसरे तरीके से इसको यूं कहा जा सकता है कि ये Q, R, S एंड T वेव और एस टी इंटरवेल का संयुक्त प्रभाव है, संयुक्त समय है क्यू टी इंटरवल। अब आ रहा है बंधुओं, दो वेव आ रही हैं, यू वेव एंड आर एस टी इंटरवल। एक वेव आ रही है यू वेव प्रोड्यूसेस ड्यू टू द लो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर कंडक्टिंग सिस्टम। यू वेव जो होती है वो निलयों के कंडक्टिंग सिस्टम संचरण तंत्र के लिए बहुत धीमी गति से रिपोलराइज करती है, यानी रेस्टिंग स्टेज में लाती है, बट नॉट सीन नॉर्मल कंडीशन। ये सामान्यतया सामान्य अवस्था में नहीं दिखाई देती। इट हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। ये तो सिर्फ चिकित्सीय निदान में ही, रोग चिकित्सीय निदान में ही काम में ली जाती है। आर एस टी इंटरवल, increase and decrease in the segment and interval shows myocardial damage। आरएसटी इंटरवल जब बढ़ जाता है या घट जाता है तो क्या बताता है, मायोकार्डियल डैमेज, यानी हृदय में पाई जाने वाली जो मायोकार्डियल टिश्यूज होते हैं वो क्षत या क्षति की तरफ पहुंचते हैं, या उनमें क्षतग्रस्त हो जाते हैं, वो क्षतग्रस्त हो जाते हैं। इट हेल्प इन द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी। ये भी चिकित्सीय के रूप से, चिकित्सा की तरफ से डॉक्टर इसकी पहचान करने में काम में लेते हैं या उनको ये मदद करती है। इट इज़ आल्सो नॉट सीन इन नॉर्मल ईसीजी। ये भी नॉर्मल ईसीजी में दिखाई नहीं देती। एवरेज नॉर्मल पैटर्न ऑफ ए ह्यूमन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एवरेज नॉर्मल पैटर्न मतलब सामान्य, औसत सामान्य जो पैटर्न है, तरीका है ह्यूमन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, इसको मैंने 4 भागों में बांटा है। वेव या कोई इंटरवल होगी, ये सभी वेव और इंटरवल आ जाएंगी। उसका आयाम मिलीवोल्ट में होगा, उसका ड्यूरेशन मिली सेकेंड में होगा। अंडरलाइंग एक्टिविटी, उसके द्वारा प्रभावित जो, यानी आधारभूत या मुख्य जो क्रियाएं होती हैं या मेजर एक्टिविटीज होती हैं, उनको अपन समझना चाहते हैं। पी वेव का एम्पलीट्यूड मिलीवोल्ट में 0.1 होगा, ड्यूरेशन होगा 8 मिली सेकेंड, और इस समय पी वेव के समय आपको पता है ओरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है,
ओरिकल्स जो होते हैं उनके अंदर डीपोलराइजेशन होकर के ये कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। पीआर इंटरवल, इंटरवल कोई भी होगा उसके अंदर कोई एम्पलीट्यूड नहीं होगा, कोई भी आयाम या परिमाण नहीं होगा, मिलीवोल्ट में 0 होगा, लेकिन ड्यूरेशन होगा 150 से 200 मिली सेकेंड। इस समय ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर डिले टाइम या एवी डिले टाइम कहते हैं पी आर इंटरवल को। क्यू वेव 0.1 एम्पलीट्यूड होगा मिलीवोल्ट और 40 से 80 40 टू 80 वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इस समय क्यू वेव जब उत्पन्न होती है तो नीले या वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो डीपोलराइज होते हैं और वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होता है। आर वेव, आर वेव सबसे बड़ी टॉलेस्ट पॉजिटिव वेव होती है। एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा, इसका आयाम ज़्यादा होगा, 1 होगा, 1 होगा और ड्यूरेशन 40 टू 80 मिली सेकेंड होगा। एस वेव 0.1 एम्पलीट्यूड होगा, ड्यूरेशन इसका कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एस टी वेव, एस टी वेव एम्पलीट्यूड 0 है यानी 0 है और इस एस टी वेव का ड्यूरेशन जो है वो 100 टू 250 मिली सेकेंड होता है। इसके समय वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनके अंदर से ब्लड बाहर निकलता है या वेंट्रिकल्स में इजेक्शन होता है। किसका? पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर इजेक्शन, पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर इजेक्शन। जो ब्लड फील्ड यानी इनमें जो रक्त भरा हुआ होता है वो बाहर निकलता है। टी वेव, इसका एम्पलीट्यूड 0.1 होगा और ड्यूरेशन 100 मिली सेकेंड होगा। इसमें वेंट्रिकल्स या वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है। वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनमें विध्रुवण होता है, वापिस रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है। टीपी इंटरवल, इंटरवल में 0 एम्पलीट्यूड होगा, 300 मिली सेकेंड का ड्यूरेशन लेता है, समय होता है और इसके अंदर हार्ट जो होता है वो डायस्टोल या रेस्ट में चला जाता है यानी फूल जाता है, फैल जाता है। डायस्टोल विश्रामावस्था में चला जाता है। एक सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायस्टोलिक का मतलब शिथिलन होता है। तो हार्ट डायस्टोलिक या शिथिलित होता है या रेस्ट में चला जाता है। क्यूटी इंटरवल कोई एम्पलीट्यूड नहीं, 390 मिली सेकेंड का समय लेता है और इसके अंदर पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एक्टिविटी होती है। ये वेंट्रिकल्स के अंदर विद्युतीय और मैकेनिकल सक्रियता एक्टिविटी संपन्न होती है। अब लेते हैं ड्यूरेशन। अलग तरीके से बताया है मेरे प्रिय विद्यार्थी। डॉक्टर धर्म, फेमस कार्डियोलॉजिस्ट की से पूर्ण रूप से दोनों आपस में संवाद करके पुस्तकों से निष्कर्ष निकाल के ये ड्यूरेशन निकाला है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ ईसीजी वेव्स डिपेंड्स ऑन द हार्ट रेट ऑफ द इंडिविजुअल्स। ईसीजी की अंदर चलने, ईसीजी में चलने वाली जो तरंगें होती हैं वो कोई व्यक्ति विशेष या अलग अलग मनुष्यों की अलग अलग हार्ट रेट या हार्ट बीट रेट के ऊपर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द हार्ट बीट रेट इज 60 per minute, then cardiac cycle duration will be 1 second। अगर किसी मनुष्य की हृदय की धड़कन की दर 60 बार 1 मिनट में होती है तो कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन मात्र 1 सेकंड लेगा
और मिली सेकंड में लिखेंगे तो 1000 मिली सेकंड होगा। द नॉर्मल रिदम या नॉर्मल फंक्शन, सामान्य लयबद्ध चलने वाली जो वेव्स होती हैं या सामान्य रूप से कार्य करने वाली जो हार्ट बीट होती है उसके लिए एस्टेब्लिश्ड बाई साइनो ऑरिकुलर नोड, ऐसे नोड इज नोन एज साइनस रिदम। इसको साइनस रिदम कहते हैं। फॉर्मूला ऑफ कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन इन ईसीजी, ईसीजी को ज्ञात करने के लिए या कार्डियक साइकिल को ईसीजी के दौरान ज्ञात करने के लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है वो है 60 डिवाइडेड बाई हार्ट बीट रेट इन ए सेकेंड। एक सेकेंड में 60 में हार्ट बीट रेट, हृदय की धड़कन की जो दर होती है उसको भाग दे दो, वो सेकंड में निकल आएगा। कई किताबों में 0.97 सेकंड लिखा हुआ है और मिली सेकंड में लिखेंगे तो 60 इज डिवाइडेड बाई हार्ट बीट रेट मल्टीप्लाई बाई 1000 इन मिली सेकंड आ जाएगा। ये है ड्यूरेशन। नेक्स्ट, अबनॉर्मलिटीज इन द हार्ट फंक्शंस, हृदय के अंदर जो हृदय कार्य करता है और ईसीजी ले रहे हैं और फिर भी कोई असामान्यताएं, अबनॉर्मलिटीज, डिसऑर्डर पैदा हो जाएं तो ईसीजी क्या डिटेक्ट करेगा वो देखिए। द ईसीजी में बी यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज इन द कार्डियक रिदम या हार्ट बीट। ईसीजी जो है ये कार्डियक या हार्ट बीट के अंदर जो असामान्यताएं जो होती हैं उनको पहचान करने में काम में लिया जा सकता है। एंड इन दी कंडक्शन सिस्टम या वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का भी पता लगाया जा सकता है कि संकुचन की तरंगें पैदा हो रही हैं या नहीं। मित्रों, डिस्ट्रप्शंस या कोई असामान्यता, डिसऑर्डर्स, अबनॉर्मलिटीज, विघटन, डिस्ट्रप्शन का मतलब विघटन या भंग होना नॉर्मल हार्ट रेट का, द रिदम, हार्ट रेट की जो रिदम है, द सीक्वेंस ऑफ चैम्बर एक्साइटेशन इज कॉल्ड। यहां देखिए, हृदय को एक्साइट करने वाली जो सीक्वेंसेस जो होती हैं उनको अपन एरिथमास कहते हैं, एरिथमास कहते हैं। दीज आर कॉज्ड आइदर बाई अपसेट्स इन द नॉर्मल साइड्स ऑफ द पेसमेकर एक्टिविटी, यानी ये या तो पेसमेकर की जो सक्रियता है, नॉर्मल साइट ऑफ द पेसमेकर एक्टिविटी, अपसेट्स यानी भंग होना, पेसमेकर की सक्रियता या तो भंग हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, या बाय डिस्टर्बेंस इन द कंडक्शन सिस्टम, या इन तरंगों का संचरण सामान्य रूप से नहीं हो पाता है। जनरली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द एबनॉर्मलिटीज आकर्स, सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की असामान्यताएं हृदय में या ईसीजी में पाई जाती हैं। ब्रेडिकार्डिया, इन दिस कंडीशन व्हेन द हार्ट रेट इज बिलो देन नॉर्मल, ब्रेडिकार्डिया के अंदर जो हृदय की धड़कन है, हार्ट बीट की रेट जो होती है वो सामान्य की बजाय कम हो जाती है। टेकीकार्डिया सेकंड आ रहा है, इसमें हार्ट रेट फास्टर देन नॉर्मल, सामान्य ईसीजी के अंदर जो वेव्स हार्ट बीट की जो रेट होती है उसकी तुलना में द्रुत गति से इसमें यानी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, फास्टर हो जाती है। साइनस एरिथमिया, इट इज फाउंड इन चिल्ड्रेन या यंग अडल्ट। यंग अडल्ट का मतलब है जवान, अडल्ट तो बन गया, 18 साल का तो हो गया, 21 का हो गया होगा, 20 25 का हो गया, 30 का हो गया,
इज ए नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन। नॉन पैथोलॉजिकल यानी अरोगजनक कंडीशन इन विच, इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है, नॉन पैथोलॉजिकल, कहीं न कहीं पैथोलॉजिकल यानी कंडीशन इन विच द हार्ट रेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन एंड डिक्रीज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। अब देखो क्या साइनस एरिथमिया में क्या आ रहा है, या तो ये बच्चों में पाया जाता है या यंग अडल्ट्स में पाया जाता है। ये नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कोई रोग से जुड़ी हुई समस्या नहीं है। ये तो इंस्पायरेशन होगा, अंतःश्वसन होगा, तब तो हृदय की धड़कन, हार्ट रेट बढ़ जाती है, और बाह्य श्वसन होता है, एक्सपायरेशन होता है, तो हृदय की धड़कन कम हो जाती है। साइनस ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट डिक्रीजेज, इसमें हृदय की धड़कन डिक्रीज होती है 40 to 60 बीट्स पर मिनट, यानी 40 से लेकर के 60 बीट्स या स्पंदन प्रति मिनट होते हैं, ड्यू टू द डिक्रीज इन द रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ एस ए नॉड। पेसमेकर या साइनो ऑरिकुलर नॉड की जो सक्रियता की जो दर्ज होती है, उसके घटने के कारण से ये रोग होता है साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस टेकिकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीजेज, ब्रेडी में कम, टेकी में ज़्यादा। साइनस टेकिकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीजेज अबोव 100 बीट्स पर मिनट, यानी 100 बार स्पंदन करता है हार्ट बीट, हृदय की अंदर स्पंदन या हार्ट बीट्स जो होती हैं वो 1 मिनट में 100 से ऊपर हो जाती हैं। बिकॉज एस ए नोड प्रोड्यूसेज इम्पल्सेज एट ए फास्टर रेट देन दी नॉर्मल। एस ए नोड या पेसमेकर या एट्रियो साइनो एट्रियल नोड जो है वो सामान्य रूप से जो क्रिया कर रहा है, उसकी तुलना में वो बहुत द्रुत गति से अगर कॉन्ट्रैक्शन या वेव्स का प्रोडक्शन करे, कंडक्शन करे, तो बहुत फास्ट क्या होगा, आलिंदों के अंदर संकुचन होगा, आलिंदों में संकुचन होगा, द्रुत गति से आगे की तरफ वेव्स ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स के पास जाएंगी, ऑरिकल्स के द्वारा, ऑरिकल्स यानी कि एवी नोड के पास में जाएगी, ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज से पर्किंजे फाइबर्स के एंड तक, जिसके कारण से हृदय की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है और बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, यानी 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर। बिकॉज ऐसे नोड प्रोड्यूसेज इम्पल्सेज, कि ऐसे नोड जो है ये तरंगों का या आवेगों का जो उत्पन्न होने की सामान्य जो दर जो होती है, उससे द्रुत गति से ये उत्पन्न करता है। ये भी अबनॉर्मलिटीज, ये अपना ईसीजी, मनुष्य का ईसीजी, दूसरे का नहीं है, मनुष्य का ईसीजी है, इसलिए ये सभी के लिए मेरी समझ में महत्वपूर्ण होगा। कोई भी जीव विज्ञान का, कोई भी लाइफ साइंस का कोई भी छात्र है, उसको ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपके सामने पेपर है, उसको देख करके आप पहचान सकते हैं कि इसमें कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है किसी भी वेव में, किसी इंटरवल में। अगर है तो इसका मतलब कोई न कोई रोग है। इसके बारे में आपको, चाहे आप नौकरी में हो या न हो, आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एक सामान्य सह आचार्य पद पर कार्य कर रहा हूँ, और मैंने ये मैटर बुक्स और मेरे प्रिय छात्र डॉक्टर धर्म जो फेमस और
थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, उसकी आपस में दोनों की वार्तालाप के पश्चात ये मैंने फॉर्मूला और ये ईसीजी तैयार किया है। कोई गलती हो तो माफ़ करना, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट या मेडिकोज के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी सुन सकते हैं, और जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं या कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हैं वो भी सुन सकते हैं। मित्रों, जो वीडियोज़ को वॉच करते हैं उनको मेरी ओर से पुनः बारंबार हार्दिक शुभकामनाएं, और थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।